18 जनवरी 2024, जल्दी से बोलूँगा 2003, आज के दिन विख्यात हिंदी कवि और लेखक, अंग्रेजी के प्रोफेसर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन साहब का निधन हो गया था आज के दिन। अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हम सब जानते हैं, मधुबाला के लिए बहुत विख्यात। उसके अलावा भी 1943 सेकेंड वर्ल्ड वॉर था जी, 1943 है ना, हमें पता है। एक्टिव ईयर्स थे 41 से लेकर 45 तक। संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने आज के दिन बहुत बड़ा फैसला लिया था। हमें पता है कि इसके बाद सबसे बड़ी शक्ति बनकर भी उभरा था संयुक्त राज्य अमेरिका। एक ही देश था जो वर्ल्ड वॉर के बाद ही प्रोमिनेंस में आया था, उसके पहले उतना नहीं था। एक बड़ा फैसला लिया था। देखिए युद्ध क्या होता है, ये एक समझने की बात है। फैसला छोटा था लेकिन युद्ध का इम्पैक्ट दिखाने के लिए बहुत बड़ा। अमेरिका में आज के दिन ये फैसला लिया गया कि जो ब्रेड मिलती है ना, जो हम भी लेते हैं जबरशी जी, स्लाइस्ड होती है, प्री स्लाइस्ड ब्रेड बोलते हैं, पहले से उसकी स्लाइस बनी होती है। अमेरिका ने फैसला लिया कि प्री स्लाइस्ड ब्रेड नहीं बेची जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस समय पे एक बहुत सा काम मैनुअली होता था, तो लोगों को हाथ से काटनी पड़ती थी। तो एक तो लेबर वहाँ से हटा के युद्ध में झोंकने के लिए, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पे लोहा लगेगा उसमें बनाने के लिए, लकड़ी लगेगी, उन चीज़ों का भी प्रयोग है युद्ध में। क्योंकि समय डिमांड बहुत थी, फौजियों की भी डिमांड थी, फौज के लिए काम करने वाले लोगों की, क्योंकि बैक एंड पे भी बहुत सारे काम करने पे, यही नहीं है जो लड़ रहे हैं वही, किसी को सामान ढोना है, किसी को ले जाना है ना, किसी ने पकड़ाना है, कुछ भी। तो लेबर जो जितने भी अवेलेबल वर्कफोर्स थी, या जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे, या जितना आप कहिए आयरन था, उसे यूज़ किया जाए युद्ध के लिए। आपको पता है वो जो पर्ल हार्बर वाला होता है, उसके बाद जल्दी से है ना कूदा था अमेरिका, तो फिर सब कुछ झोंका था उस देश ने। और देखिए फैसले कैसे लेने पड़ते हैं, ये फैसला आज के दिन हुआ था। प्री स्लाइस्ड ब्रेड नहीं मिलेंगी, मतलब कितना का लोहा लग जाता है, कितने लोग लग जाते हैं, लेकिन चलिए वहाँ पे हमारी तरफ चपातियाँ नहीं बनती है, ब्रेड ज़्यादा बिकती है, उसमें ज़्यादा ही होता है, लेकिन ये फैसला हुआ था 1912। जब विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस समय पे ज्योग्राफी जो थी वो इवॉल्व हो चुकी थी खासी, दुनिया को पता लग गया था कहाँ क्या है। हम जानते हैं इससे पहले एक्सपेडिशंस होते थे, कोलंबस हो गया, वास्को डी गामा हो गया, बाकी लोग निकले थे। कैप्टन रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट थे। ये कौन थे? ये इंग्लैंड के नेवल ऑफिसर थे, और ये जहाज़ी थे, इनको नई नई जगह ढूंढने में बहुत मज़ा आता था। ये 1901 से 1904 तक की यात्रा पर निकले, और इन्होंने वो प्लेटो ढूंढ लिया जिस पे ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। बात कर रहा हूँ मैं एंटार्क्टिका की। उनको पता लग गया कि इस जगह ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, कंपास से पता लगता है। एक नॉर्थ पोल ऊपर है ना जी, आर्कटिक में, और ये एंटार्क्टिका में। ये एक तो हो गया इनका एक्सपीडिशन, वापस आ गए, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। फिर इन्होंने 1910-11 में फिर से डिसीजन लिया, 10 में, कि अब मैं पहुंचूंगा ज्योग्राफिकल साउथ पोल पर जाकर, और मैं पहला व्यक्ति बनूंगा, या इंग्लैंड पहला देश बनेगा जिसके नागरिक वहां पहुंचे। ये खुद निकलते हैं, इनके 4 साथी और होते हैं जबरदस्त। ये आज के दिन पहुंचते हैं वहां जाके। 1910 में चले थे ये, और ये 18 जनवरी 1912 को पहुंचते हैं। अब देखिए पहले तो समंदर में गए होंगे, इंडियन ओशियन से गए, पहले ये गए अटलांटिक ओशियन से, फिर इंडियन ओशियन में आए और नीचे अटलांटिक ओशियन तक पहुंचे, जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है नीचे अंटार्कटिक ओशियन तक से। वहाँ पर ये पहुँचते हैं, और फिर इनको बर्फ़ पे चलना था आगे बहुत सारा, और ये लंबाई मैं आपको बता देता हूँ कितनी, इनको 1387 किलोमीटर चलना था बर्फ़ के ऊपर जी। और वो जगह जिसे बर्फ़ का घर कहा जाता है, बर्फ़ ही बर्फ़ है चाहूँ, और हम जानते हैं। आज के दिन ये पहुँचती है, तस्वीर उसी दिन की है, ये तस्वीर ली जाती है कैमरे में, लेकिन वहाँ इनको एक फ्रस्ट्रेशन मिलती है। क्या? इन्हें पता लगता है, देखिए आज 18 जनवरी, इन्हें पता लगता है कि इनसे पहले ही एक थे नॉर्वे के रोवाल्ड एमंडसन साहब, रोवाल्ड एमंडसन, ये भी इन्हीं की तरह थे, निकले हुए कि मैंने पहुंच जाना है, पर इन्होंने किसी को ज़्यादा बताया नहीं था, इनका पता ही नहीं था किसी को। तो ये जब पहुंचते तो ये देखते हैं कि 14 दिसंबर 1911 को ये वहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ लिख के रखा हुआ था, जो जोग्राफिक पोल था उनका, वहाँ पे हट बनी हुई थी। तो उनसे जी 2-4-5 हफ्ते पहले वहाँ पहुँच गए थे। अब चलिए जो होना था वो हो गया, लेकिन वापसी शुरू हो जाती है कि हम चलते हैं। जी वर्षी बड़ी मुश्किलों में जूझते हैं, तूफ़ान चल पड़ता है, विज़ार्ड वहाँ पे आ जाता है, बर्फीला तूफ़ान जैसे कहते हैं। 400-450 किलोमीटर तो निकल आते हैं वापस में, लेकिन फिर इनके साथियों की हालत फ्रॉस्ट बाइट होने लग जाती है, और टेम्परेचर गिर जाता है मार्च के शुरू में -40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्स में बैठते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी वही टेम्परेचर होता है।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद आप लोगों को बहुत से पता होगा। तो इतना टेम्परेचर वहाँ पे हो चुका था, पर धीरे धीरे जब ये लौट के आते हैं ऋषि, तो फिर इन्हें लगता है कि नहीं पहुँच पाएंगे ये। रावल साहब जो थे उन्हें मैसेज दिया जाता है कि इनको बचाने की कोशिश करिए। पहले थोड़े वो अनमने होते हैं क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है, इन्होंने कोशिश की भी नहीं पहुँच पाए इन तक। अल्टीमेटली क्या होता है कि डायरी एक लिख रहे थे, अगर मैं बात करूँ ये स्कॉट, कैप्टन स्कॉट, उस डायरी में इन्होंने बड़ी चीज़ें लिखी हैं ऋषि। वो लिखते गए, उस डायरी से ही पता लगा कि वो अपने दल में सबसे कम, लास्ट में उनकी डेथ हुई थी। एक वो हट में छुपे हुए थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, बर्फ से एक की पहले हो चुकी थी। उसे लगा था कि मैं बच नहीं पाऊंगा, बाकी स्वस्थ थे, तो वो छोड़ के चला गया था कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं जा रहा हूँ, आप आगे बढ़िए ताकि आप पहुँच सकें। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दर्दनाक इनकी ये कथा है। तो जी ऋषि उन्होंने बताया सारा कुछ कि क्या, अब जब देखिए इनकी डेथ हो जाती है 29 मार्च को ऐसा माना जाता है, 30 मार्च को, क्योंकि इनकी बॉडी जो थी वो जो स्लीपिंग बैग था उससे आधी बाहर थी, बाकी सबकी जिप चढ़ी हुई थी। जब इनको 8 महीने बाद ढूंढा गया तो मतलब जिप इन्होंने चढ़ाई होगी, और जब इनकी अंतिम मौत हुई है तो फिर अपनी जिप तो नहीं चढ़ा सकते थे जी ऋषि। तो फिर ये सारा हुआ, इनके बाद में ढूंढा गया जब 8 महीने बाद, तो ये एक बड़ी चीज़ हुई। लेकिन ये देखिए बेशक पहले नहीं बने हो 5 लोग ही है, लेकिन एक चीज़ मिली इनके पास, एक 35 पाउंड का 16 किलो का एक लकड़ी का, अगर मैं कहूँ आपके पास, तो एक फॉसिल मिला इनके पास जी, जहाँ इनकी डेड बॉडीज थी। उसको ये ढोके चल रहे थे, इतनी बीमार हालत में 16 किलो वजन इन्होंने वो उठाया था, इसका इनके लिए कोई महत्व नहीं था, लेकिन दुनिया के लिए था। लकड़ी का फॉसिल था, मतलब किसी पेड़ का टुकड़ा था वो, और वो कहीं बह के नहीं आया था, वो वहीं का था। इन्होंने वो ढूंढ निकाला था, जिससे क्या साबित हुआ कि जो अंटार्कटिका रीजन है वो कभी बाकी कॉन्टिनेंट्स के साथ जुड़ा हुआ था, गोंडवाना लैंड जैसे हम बोलते हैं। और बाद में जो शिफ्ट हुआ जो इसमें कॉन्टिनेंटल जो शिफ्ट थी या ड्रिफ्ट थी, उसकी वजह से अलग हुआ। तो ये सबूत था कि कभी वहाँ पे भी पेड़ होते थे और इकट्ठे थी सारी ज़मीन, क्योंकि जहाँ अंटार्कटिका वहाँ होता तो वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। वैसे अगर आपने पढ़ना हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक नॉवेल है द बर्डे बॉयज़, ये आप पढ़ सकते हैं, 1991 में प्रकाशित हुआ है, बेरिल बैनब्रिज ने इसे लिखा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे आप पढ़ सकते हैं, अच्छी है ये, और ये मतलब अनफॉर्चुनेट एक तरह से।